जो कि हाल ही के दिनों में बहुत ही चर्चा में है, राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होना। राघव चड्ढा हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों में बहुत सुर्खियों में थे। उनके जो बेवक स्टाइल थी पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की, उससे उन्होंने बहुत सारे युवाओं को प्रभावित किया। पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगा कर सरकार ने देश के आम आदमी का खून चूस दिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आप। पर आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया, तब वही युवा अनफॉलो राघव चड्ढा जैसे ट्रेंड चला रहे। तो ये मुद्दा भले ही पॉलिटिकल है, पर एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे भारत के संविधान या कायदे कानून के अंतर्गत अगर देखें तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या जिस रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं, क्या वो बार बार जब पार्टी बदलते हैं तो हमारे देश के डेमोक्रेसी पे सवाल है, और अगर है तो क्या जो करंट एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आज इसी सवालों का जवाब इस पैनल डिस्कशन के थ्रू टिल एंड में हम खोजने का प्रयास करेंगे। तो इसी बात का जवाब आज के इस पैनल डिस्कशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज बेहद ही दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवा ही पक्ष राघव चड्ढा का पक्ष रखते हुए हमारे साथ है भारती जाडन जी, जो कि उत्तर प्रदेश से है। फिर इसके विरोध में कुछ सवाल उठाएंगे लोवी शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर से। तो बिना वक्त जाया करे आज की चर्चा की शुरुआत करें। तो सबसे पहला मुद्दा कि क्या जैसे कि रूलिंग पार्टी पे विपक्ष आरोप लगाता है कि दे आर मिस यूजिंग द जो कि संसाधन है जैसे कि ईडी वगैरह, उनका मिसयूज होता है। तो क्विक रिमार्क, आपका फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क में लोवी शर्मा जी आपसे चाहूंगा जी। सर, मेरा इस पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ये आम आदमी पार्टी में ये कहते थे कि सीबीआई और ईडी जो है ये इनका एक मेन वेपन है, तो अब मेरा सवाल यही है कि क्या अब इन्होंने सच के साथ समझौता कर लिया है, या इनको वो जो पुरानी जो चीजें थी जो ये कहते थे कि उनके वेपन्स हैं, क्या वो इनको सारी की सारी जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो फेयर लग रही है, या अब इन्होंने सच के साथ समझौता कर लिया। ये मेरा इनसे मेन सवाल है, क्या ये सच के साथ समझौता कर बैठे हैं। ओके, तो जैसे कि लोविश का जो सवाल है वो जायज है। तो भारती, क्योंकि आप आज सत्ता पक्ष का पक्ष रखेंगी और अपना भी पक्ष रखेंगी उसमें, तो आपसे एक सीधा सवाल है। लोविश बता रहे हैं कि उन्होंने समझौता कर लिया है राघव चड्ढा ने अपनी आइडियोलॉजी के साथ। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आपका कोई रिएक्शन? तो मेरा मानना ये है कि हमारी डेमोक्रेसी में ही एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो किसी लीडर के पीछे ना पड़ते हुए उसके प्रोसेस पे हम डिबेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उस लीडर की खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, तो उसके पॉलिटिकल व्यूज भी डिफर कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ही है, क्योंकि जो राघव चड्ढा के बेसिकली सपोर्टर्स थे उनका सेम ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कि सोशल मीडिया पे भी हम देख पा रहे थे। तो लोविश, आपसे जानेंगे, जैसा कि भारती ने बोला कि वो उनका इंडिविजुअल चॉइस। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप भी विरोध कर रहे हैं और बहुत युवा विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये सवाल भी उठता है कि आप क्रिटिसाइज अगर उनको कर रहे हैं इस स्टैंड के ऊपर, तो क्या उनकी इंडिविजुअल चॉइस कोई मायने नहीं रखती है? तो आपका क्या कहना है इसमें? सर, इंडिविजुअल चॉइस तो बहुत मायने रखती है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये इनका जो कैरियर था वो आम आदमी पार्टी से स्टार्ट हुआ था। ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने इनको लाया, फर्स्ट इलेक्शन लड़ी, तब ये हार गए, उन्होंने इनको फिर भी सपोर्ट किया, 2020 में इनको वहां से इलेक्शन में जिताया, इनको और भी ट्रस्ट किया, 2022 में इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, वहां पे भी इन्हें जिताया गया, जहां पे इनका जीतने का कोई चांस नहीं था वहां पे भी इन्हें जिताया गया। तो इन्हें अपने गुरु के तो पीठ पे वार नहीं मारना चाहिए था, वो तो इन्होंने बहुत ज्यादा गलत की है। अपनी पर्सनल चॉइस है। क्या इनकी आइडियोलॉजी बदल गई जो पहले थी? क्या इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ दिया? हाँ, मतभेद हो सकते हैं, पर क्या ये अपनी आइडियोलॉजी को भूल गए कि किस आइडियोलॉजी के लिए आए थे? ओके, क्विक रिएक्शन भारती आपका इसके ऊपर। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तो सिर्फ उनकी पार्टी में उनको लगा कि कुछ टाइम बाद उनको लगा कि वहाँ उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, उनको इतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने पार्टी
चेंज किया है ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें कंट्री के लिए, और जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करके अपनी बात रख सकें पार्लियामेंट में। तो उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रायोरिटी रखा, जो हमारी डेमोक्रेसी भी इम्पोर्टेंट करती है। सर जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो और अच्छे से वहाँ पे काम कर पाए, काम तो वो यहाँ पे भी कर पा रहे थे कि उनको, मेरे को लगता है कि उनको ईडी का डर बैठ गया था या सीबीआई का डर बैठ गया था। उनका एक बयान था कि आज तक कोई ऐसी कीमत या कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है जो मुझे खरीद पाए। मुझे लगता है कि आज वो कीमत भी बन गई है, वो आदमी भी आ चुका है जिसने उनको खरीद लिया। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वो क्या कीमत थी और कौन आदमी था जिसने इनको खरीद लिया आज, क्योंकि इनका ये एक बयान था। देखिए, एक पर्सन के लिए उसकी एक फ्रीडम पहले होती है, तो और एक खुद की डिग्निटी भी होती है। जहाँ आप पॉलिटिकल लीडर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक डिग्निटी भी मेंटेन करके चलनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में आके ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी उनको वैल्यू करेगी, उनके व्यूज को वैल्यू करेगी। जहां आम आदमी पार्टी में अभी कुछ दिन से हम देख पा रहे थे कि आम आदमी पार्टी उनको बोलने का सही से मौका नहीं दे रही थी। जैसे जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी उनके बोलने पर स्पीकर से जो किया था कि उनको ज्यादा बोलने का मौका ना दिया जाए, ये सब। तो वो अपने व्यूज को अच्छे से नहीं रख पा रहे थे, तो वो बीजेपी में आके हो सकता है और अच्छे से अपने व्यूज को रखें। और मैं एक और बात कहूंगी, जो अनफॉलो का ये जब से उन्होंने पार्टी चेंज किया है तब से ये जो सोशल मीडिया पे जो अनफॉलो करने का जो ट्रेंड चल गया है, मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल लीडर को पकड़ के ना रखा जाए। जो डिबेट है एक्चुअल में वो उस मैटर पे डिबेट होनी चाहिए, प्रोसेस पे डिबेट होनी चाहिए। जैसे डिफेक्शन का प्रोसेस हुआ है उस पे डिबेट होनी चाहिए, न कि जैसे राघव चड्ढा के पीछे। ओके ओके ओके। तो जैसा कि भारती ने अपना कमेंट रखा, भारती ने अपना रिमार्क रखा कि क्योंकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया, उस बात को भी मैं दोहराऊंगा, अनफॉलो की बहुत करीबन 2 मिलियन के आसपास राघव चड्ढा के फॉलोअर्स गिरे हैं जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो उससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत लार्ज ग्रुप है युद्ध का, वो भी नाखुश है उनसे। और उससे एक पर हालांकि एक और साइड दिख रही है कि कुछ लोग उनके स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि एक सपोर्ट में होता है और एक अपोज में। पर इस बात पे अभी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि लोविश आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हैशटैग अनफॉलो राघव चड्ढा जो कि ट्रेंड चल रहा है, जो कि उसका नतीजा भी देखने को मिला, इतने फॉलोअर्स लॉस हुए, तो आपका क्या कहना है कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? कि आप भारतीय के कॉन्टेक्स्ट से या पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे कि इंडिविजुअल लीडर को ना पकड़ा जाए? वो सर मैं, जो एक जनता थी खास करके यंगस्टर्स थे, वो उनके फुल्ली सपोर्ट में थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इनको बहुत ज्यादा मौका दिया हुआ था। ये खुल के अपनी बात रख पा रहे थे कि जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों को ये उठा पा रहे थे, जो मुझे नहीं लगता है कि ये बीजेपी में जाके अपने इतने मुद्दे उठा पाएंगे जितना यहाँ पे इनको आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही। और रही फॉलोअर्स की बात, फॉलोअर्स इनके 2 मिलियन दिखाया जा रहा है कि कम है, बट आजकल थोड़े दिनों से ये मुद्दा ये भी बहुत बना हुआ है कि ये फेक फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हुए जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि वो 2 मिलियन ही 2 मिलियन से ज्यादा है। अब जो फेक फॉलोअर्स हैं उन्हें खरीद के फॉलोअर्स को एक मेंटेन करने का तरीका चलाया जा रहा है, यही है इनका, कि अब वो फॉलोअर्स मेंटेन हो रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा वो हुआ है कि वो प्रॉपर जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ है। यंगस्टर्स इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यंगस्टर्स चाहते थे कि वो इनमें एक यंग पीएम का फेस देखते थे, तो यंगस्टर्स जो हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस कारण वो इनको अनफॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि उनका एक जो नेता था, जो उनकी बातें रखता था, शायद वो अब नहीं रख पाएगा, उस पार्टी में चले गया है जहाँ पे उसको सुन के बात बोलनी पड़ेगी। ओके। जैसा कि लोविश ने एक बात रखी अपनी कि बहुत लोग उनको नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया अब कमेंट्स में लिखते थे, तो भारती में आपसे कोई रिएक्शन देना चाहूंगा कि क्या लगता है कि राघव चड्ढा को जो पहले इतना सपोर्ट मिलता था, यहाँ तक कि युवा उनको नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया तक बोल देते थे कमेंट में उनके सपोर्ट में, तो क्या आपको लगता है भारती कि वो ये आइडियोलॉजी अभी भी या कायम रख पाएंगे राघव चड्ढा, जहाँ पर लोग उनको नेक्स्ट पीएम तक बोल रहे हैं? भारती जी सर, बिल्कुल रख पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया इंडिविजुअलिटी का, तो यंगस्टर्स अगर जो लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है, जो लोग उनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी बहुत मैटर करती है इधर। जो राघव चड्ढा की जो आइडियोलॉजी है वो रूलिंग में भी आके उभर सकती है, जो रूलिंग में भी आके वो अपना वही काम कर सकते हैं जो वो अपोजिशन में पहले कर रहे थे, एज अ अपोजिशन पार्टी में रह के कर रहे थे।
तो उनको ये नहीं मानना नहीं कि देखिए भारती, वो रूलिंग में आ आपने बोला कि वो रूलिंग में बैठ के भी वो काम कर सकते हैं जो कि जनता के मुद्दे उठाना ओपोजिशन में। पर ये गया कि बहुत जो एमपी रूलिंग के जाने के बाद अपनी ही सरकार के अगेंस्ट कुछ आवाज नहीं उठाते। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो राघव चड्ढा पब्लिक को पहले दिखते थे, मतलब जनता के मुद्दे उठाने तक, चाहे वो महंगा एयरपोर्ट पे महंगा खाना हो या गिग वर्कर्स की बात हो, पर आपको क्यों लगता है भारती कि पॉलिटिक्स अपार्ट फिर भी वो मुद्दे उठा पाएंगे भारती? सर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि राघव चड्ढा भी एक यूथ एम्पी है, यूथ को वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना इतना जो उन्होंने फिल्म बनाया हुआ है यूथ को अट्रैक्ट किया है, बहुत यूथ को इंस्पायर भी किया पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो वो रूलिंग पार्टी में जाके जो उनकी आइडियोलॉजी है वो शिफ्ट करेंगे। वो रूलिंग पार्टी में रहकर भी वो अपने आप को वैसे ही काम करेंगे जैसे मिडिल क्लास। मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी में रहकर वो ज्यादा बेटर काम करेंगे। मिडिल क्लास लोगों के लिए वो अच्छे लॉज लाएंगे जो अब जो मिडिल क्लास जो इश्यूज फेस कर रही है उनको वो रिजॉल्व करेंगे। और भी जो करप्शन वगैरह जो चल रहा है पॉलिटिक्स में वो उसको ऐसे इश्यूज को भी रिजॉल्व करेंगे। ऐसी उनकी आइडियोलॉजी रही है, तो आई डोंट थिंक कि वो उनकी आइडियोलॉजी रूलिंग पार्टी में आने के बाद चेंज हो जाएगी। भारती ने अपना ये कमेंट रखा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मैटर नहीं करती, कि वो एक बार रूलिंग में भी अगर चले गए तो जो जनता की समस्या है वो भी रख पाएंगे, क्योंकि जीरो आर में क्या होता है कि नॉर्मली कि लोग एमपी जो होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे उठाते हैं सरकार के सामने। तो इस बात से मैं भी एग्री करूंगा कि कहीं ना कहीं वो जीरो आर में फिर भी मुद्दा उठा पाएंगे, क्योंकि जीरो आर क्वेश्चन आर होता है ये एमपी के लिए। तो लोग ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अगर पहले भी देखें जब राघव चड्ढा ओपोजिशन में थे पिछले कुछ करीबन एक साल पे उन्होंने मुद्दे उठाए, पर वो ऐसे मुद्दे थे वो डायरेक्टली सरकार को भी अकाउंटेबल नहीं रख रहे थे, पर फिर भी युवाओं के बीच बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे थे और वो बहुत ही ग्रास रूटेड इश्यूज थे। ठीक है, तो अभी कहना ये गलत नहीं होगा कि राघव चड्ढा वो कंटिन्यू करेंगे, वो किसी को ऑफेंड नहीं करते, ना रूलिंग को या ओपोजिशन को। पर अभी देखना ये होगा कि क्या वो ओपोजिशन को टारगेट करते हैं या नहीं, वो तो बात की बात होगी। पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि राघव चड्ढा पहले भी मुद्दे ऐसे रखते थे जिससे कोई कंट्रोवर्सी या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑफेंड नहीं होती, पर वो फिर भी वही करेंगे। तो इसके ऊपर आपका कोई रिएक्शन लोग? सर हम जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो की में उनको फुल्ली फ्रीडम था, वो अपने पॉइंट रख पा रहे थे। मेरे को लगता है कि जब वो बीजेपी में गए हैं, सेंट्रल में गवर्नमेंट इनकी है, तो उनपे थोड़ा दबाव रहेगा कि उनको सरकार के लिए बोलना पड़ेगा। अब वो न्यूट्रल तरीके से नहीं चल पाएंगे, उनको सरकार के दिखाए गए नक्शे पे चलना पड़ेगा। अब मेरे को लगता है वो एक फॉलोअर बन जाएंगे। यहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट पॉइंट रख पा रहे थे, जो वो इंडिपेंडेंट पॉइंट रख पा रहे थे, मेरे को नहीं लगता है वो रख पाएंगे। वो एज अ फॉलोअर हमें देखने को मिलेंगे। जी बात। हाँ योगेश जी, मुझे बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अब एज अ रूलिंग पार्टी में आके फॉलोअर बन जाएंगे? मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि उनकी इंडिविजुअलिटी भी कुछ है, वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, वो फॉलोअर क्यों बनेंगे अपने पॉइंट? ये बात होगा कि वो मेरे को इसलिए लग रहा है कि अगर वो बीजेपी जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, अगर वो उसमें ना जाते, वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते, उनको पूरा यूथ एक्सपोर्ट करता, उनके साथ पूरा जो इंडिया का यूथ है वो खड़ा था। जैसे आपने यूथ था वो पूरा का पूरा राघव चड्ढा जी को सपोर्ट करता था, पर उन्होंने यूथ की ना सुन के, जो उनके एडवाइस दी गई थी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके नॉन पर्सन के द्वारा, उनको ना सुनते हुए उन्होंने उस पार्टी में जाना चाहा जिसका वो 2013 में जब वो पॉलिटिक्स में उन्होंने एंटर किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। आज वो उसी पार्टी में चले गए हैं। तो मेरे को इसलिए लगता है कि वो एक फॉलोअर बन जाएंगे। वो मेरे को तो नहीं लगता कि वो जो बातें वो पहले रख पाते थे, जिस तरीके से अपनी बातें रख पाते थे, वो रख पाएंगे। इधर इनको सुननी पड़ेगी। इतिहास गवाह रहा है, जैसे यूपी के टाइम पे बोला गया था कि जो वहाँ के सीएम थे उनके द्वारा एक बोला गया था कि जो मैं चाहता था, जिन फेसिस को मैं राज्यसभा के लिए भेजना चाहता था, वो मेरे को नहीं मिले थे, जो वहाँ का मेन कारण भी था बीजेपी की कम सीट्स आने का। तो मेरे को लगता नहीं है कि अब वो सपोर्ट इनको राघव चड्ढा जी को दोबारा मिलेगी। ओके भारती, बात हो रही है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बार बार वही बात हो रही है। पर मुद्दा ये भी है अगर पॉलिटिकली बोले तो जो युवा पहले से ही बीजेपी का लीडरशिप को पसंद करते हैं वो डेफिनेटली उनको फॉलो करेंगे। पर क्या वो युवा जिन लोगों ने उनको अभी करंटली पार्टी स्विच के बाद छोड़ा था, कुछ न्यूट्रल लोग भी थे, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, तो क्या आपको लगता है विदाउट एनी साइड की इंडिविजुअली पार्टी, आपको लगता है कि क्या वो छवि अभी मेंटेन कर पाना उनके लिए आसान होगा आपके पर्सनल आइडियोलॉजी के?
सर आसान तो नहीं होगा क्योंकि जो यूथ बीजेपी के साइड पे नहीं थे, एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उनको एक एज इंडिविजुअल लीडर समझते थे, अपना इंस्पिरेशन समझते थे, तो वही छवि मेंटेन करना आसान तो नहीं होगा। बट हाँ, अगर राघव चड्ढा जी रूलिंग में जाने के बाद भी अपनी आइडियोलॉजी को सिर्फ रूलिंग के साइड से ना बोल के कि उनका जो भी हाँ में हाँ मिला वो ना करके अपने पॉइंट्स रखें, अपने व्यूज रखें, जो वो पहले मिडिल क्लास वगैरह इशूज रेज करते थे, वो आज भी वो एमपी होंगे रूलिंग पार्टी में, जब वो एमपी बनेंगे तो वो उन मिडिल क्लास की इश्यूज वगैरह को रेज करें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और गवर्नमेंट को फोर्स करे, मतलब फोर्स है कि हाँ वो उन पे काम करे। तो मुझे लगता है कि फिर आसान तो नहीं होगा, बट हाँ यूथ भी समझेगा उनकी आइडियोलॉजी को, और फिर वो फिर से सपोर्ट करेंगे यूथ। जी जी लोकेश, आप इसके ऊपर एड ऑन करना चाहेंगे? जी सर, जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो वहां पे जाके वो पॉइंट रखेंगे, पर उन पे वो प्रेशर रहेगा कि सीट का, कि अगर वो, मेरे को लगता है कि अगर उनके सपोर्ट में वो नहीं बोले तो ऐसा हो सकता है कि आने वाली इलेक्शन में उनको सीट की टिकट नहीं दी जाए, उनको टिकट ही नहीं मिले इलेक्शन लड़ने की। तो उनको अपने कैरियर का ध्यान रखते हुए मेरे को तो नहीं लगता कि अगर वो जब अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे कि वो उन चीजों पे बात कर पाएंगे जो इस टाइम पे जरूरी है और जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट लैग कर रही है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि जैसे हम करंटली यूजीसी का मुद्दा ले लें, अगर वो वहां पे उस पे सपोर्ट करते हैं तो उनके जो यंगस्टर्स हैं उनमें उनमें इमेज खराब हो जाएगी। तो मेरे को तो लगता है कि ये बीजेपी में जाके एक तरीके से तो फंस गए हैं कि ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे हैं, ये कहीं मतलब ये तो कंफ्यूज हो गए हैं कि अब ये करें और करें क्या। ओके। यस भारती, आपका इसके ऊपर remark? सर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो जितना हमने उनको देखा है आम आदमी पार्टी में भी, तो जो उनकी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ये है कि मिडिल क्लास के जो इश्यूज हैं, जो बेसिकली जहाँ वो पीपल की विल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पीपल की विल को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जनता के लिए ज्यादा काम करेंगे रूलिंग में जाके भी। इतना मतलब इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं करेंगे, और धीरे धीरे करके जब ओवर टाइम वो उस चीज को मेंटेन करेंगे और अपना सपोर्ट भी वापस गेन कर पाएंगे। ओके। तो भारती जी, जी 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 लोकेश। भारती जी, कहीं ना कहीं आप भी मान रही हैं कि जिस तरीके से राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी में काम करते थे उस तरीके से वो बीजेपी में जाके वो काम नहीं कर पाए। यही मेन पॉइंट है, मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि जो जैसे वो हमारी पार्टी में थे जिस सपोर्ट के साथ, वो वहां पे जाके वो सेम काम उस तरीके का नहीं कर पाएंगे। काम तो वो करेंगे पर वो एक उससे डाउन लेवल में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें राघव चड्ढा जी देखने को मिलते थे, वो हमें वहां पे वो देखने को नहीं मिल पाएंगे। जी बात जी, जो बात आपने रखी लोविश, कि जो राघव चड्ढा हमें पहले दिखते थे वो शायद हमें फिर से देखने को ना मिले। पर अभी वो उन पे निर्भर करेगा और पार्टी पे भी निर्भर करेगा कि वो कितना फ्रीडम उनको देते हैं। और भले ही अगर हम ऐसा देखें कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टारगेट करने वाले मुद्दे ना उठाए, जैसे कि वो पहले भी नहीं करते थे, पर अगर वो मिडिल क्लास पे के मुद्दे भी उठाना कंटिन्यू रखे तो भी शायद उनको मिडिल क्लास मतलब लोगों का या यूथ का जो सपोर्ट था वो थोड़ा बहुत भी जो गया है वो वापस आ सकता है, अगर वो कैसे काम करे। तो लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा कि इस चीज को आप लोग कैसे देखते हैं एज ए युवा। सो जस्ट 30 सेकेंड से क्विक रिएक्शन आप दोनों से लूंगा। जी भारती, आप। ये सर मुझे ऐसा लगता है कि सर जो राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज की है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिस प्रोसेस से उन्होंने की है वो गलत है। लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, 2/3 मेंबर ऑफ द ओरिजिनल पार्टी मेंबर, तो वो गलत है। डिस्क्वालिफिकेशन 2/3 मेंबर जो है ओरिजिनल पार्टी मेंबर के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। बट यहाँ जो है वो कुछ लेजिस्लेटिव मेंबर का 2/3 लेके दूसरी पार्टी में गए हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन ने उसको बोला है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो ये गलत है। इस पे मुझे लगता है कि डिबेट होनी चाहिए, उनकी इंडिविजुअलिटी पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। वो उनकी फ्रीडम है कि वो उनको कहाँ ज्यादा वेटेज मिल रहा है, कहाँ वो अपनी जनता के हित के लिए जनता की आवाज वो कहाँ ज्यादा अच्छे से उठा पा रहे हैं, वो उनका फ्रीडम है और उनकी डिग्निटी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस हुई है जो डिफेक्शन की, वो आई थिंक उस पर डिबेट करना ज्यादा जरूरी है। ओके, लास्ट रिमार्क लोकेश आपसे लेंगे। सर, लास्ट रिमार्क तो यही है कि वो एक घर के बेदी थे जिन्होंने अपना एक लंका डालने का काम किया, अपने गुरु को नीचे गिराने का काम किया है। मेरे को लगता है कि कल को अगर उनको बीजेपी से ऐसी सुविधाएं कहीं और मिलती हैं तो वहां पे भी शिफ्ट हो सकते हैं।
तो ऐसा जो पर्सन है वो ट्रस्टवर्दी तो नहीं हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी भी उन पर ट्रस्ट करेगी और इन्हें किसी कोई अच्छी पोस्ट या कोई मिनिस्ट्री दे सकती है, क्योंकि ये घर के बेदी हैं, कहीं पे जाके लंका डाल सकते हैं। तो ये ट्रस्टवर्दी तो नहीं रहे हैं। अब जो यूथ इनमें एक पीएम की इमेज देखता था, उसका एक भरोसा टूट चुका है। उनको सब पता चल चुका है कि पॉलिटिक्स का खेल है, ये अपना फायदा देखते हैं, जहां इन्हें सुविधा मिलती है वहां चले जाएंगे। तो ये सुविधा के अकॉर्डिंग है, इन्हें जब जहां सुविधा मिलेगी जी वहां चले जाएंगे। तो जो एक यूथ थी, यूथ प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो चुकी है, वो अब इनकी सपोर्ट में तो नहीं है। तो उनका उनका तो मन बच चुका है इनसे। ओके। ओके। धन्यवाद लोविश और भारती। तो आज की इस चर्चा में बार बार दो पक्ष हमें दिखे। वो ये पक्ष भले ही यहाँ पर एनालिसिस के लिए बनाए गए थे, पर रियलिटी में भी इंटरनेट दो भागों में बढ़ चुका है, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। विपक्ष या विरोध ज्यादा दिख रहा है अगर, और पक्ष में कम दिख रहा है। पर फिर भी कुछ बातें ऐसी है युवा के तौर पर हमारे कॉन्टेक्स्ट से राघव चड्ढा ने गलत की है बहुत सारी बातें। पर कुछ बातें है ऐसी जो जैसा कि भारती ने पूरा ये वेटेज दिया पूरी डिस्कशन में कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस की उनको कहाँ पर जाना है, कि वो बात भी है। पर देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी बदली है। जिस संसद टीवी पे आपको दिखता था राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी दिखता था जब वो स्पीचेस देते थे, वो आपको राघव चड्ढा बीजेपी दिखे। तो इस आप से बीजेपी का ट्रांसिशन, क्या राघव चड्ढा को सेम वही राघव चड्ढा रखता है? कहने का ये तो बहुत मुश्किल है, शायद ही होगा। पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। तो इंटरनेट आज दो भागों में बढ़ चुका है, पर आज की इस चर्चा से हमारा मुख्य एम यही था कि दोनों साइड्स को सुना जाए। और जेनजी या युवा आज इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं वो कमेंट पर सिर्फ ना पढ़े, पर युवाओं के तौर पे सबके सामने रखने का एक प्रयास था, विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव होने के बावजूद भी युवा के पर्सपेक्टिव से। बहुत अच्छा लगा भारती और लोविश आप आज जुड़े, और उम्मीद है कि इस चर्चा से बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि कंफ्यूज थे कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड्स बैलेंस ये दिखाने का प्रयास किया है हमने। पर फिर भी लेट्स सी आगे क्या होता है। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगले पैनल डिस्कशन के साथ एक और विषय पे। धन्यवाद।